बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेनेशन विद शेड्यूल एंड डायग्राम एंड एग्जम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। आज हम डिमांड को पहले डिफाइन करेंगे कि डिमांड क्या है, तलब किसे कहते हैं, और इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड क्या है, शेड्यूल और डायग्राम के साथ इसकी वजाहत, और इसके साथ ही इस लॉ के मफरूजात क्या है, एजम्पशंस क्या है, कंडीशंस क्या है इस लॉ की। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिमांड। आपको मालूम है कि हमारी बेशुमार ख्वाहिशात हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, हम बहुत सारी ख्वाहिशात को मुख्तलिफ चीज़ों से पूरा करना चाहते हैं, और उन्हीं ख्वाहिशात को हम आम तौर पर डिमांड कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आम जुबान में, जनरल मीनिंग में तो हम हर ख्वाहिश को डिमांड कह सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स जो है, हर ख्वाहिश जो है वो डिमांड नहीं होती। डिमांड से मुराद वो ख्वाहिश है जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास वसाइल मौजूद हों, और जिसको पूरा करने के लिए हमारा इरादा भी हो, यानी इंटेंशन एंड रिसोर्सेज। ये दो कंडीशन है किसी भी डिजायर के डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए। अगर इनमें से एक जो है वो कंडीशन पूरी होती है, एक शर्त पूरी होती है और दूसरी शर्त पूरी नहीं होती, तो उसको इकोनॉमिक्स की रूप से हम डिमांड नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे एक बुकारी जो है वो चाहता है कि मुझे कार मिल जाए, कार की उसकी ख्वाहिश है, लेकिन उसके पास उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो ये कार का हासिल करना, कार की ख्वाहिश करना उसकी ख्वाहिश तक महदूद है, लेकिन डिमांड कंसीडर नहीं होगी। तो किसी भी डिमांड के होने के लिए ख्वाहिश के लिए दो कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। तो इसमें आप डेफिनेशन देखें। डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन ए डिजायर टू possess a goods supported by willingness and ability to pay for it। कि डिमांड, इकोनॉमिक्स में डिमांड्स का मतलब एक ख्वाहिश है जिसको पूरा करने के लिए हमारी विलिंगनेस है, यानी हम चाहते हैं कि वो हमारी ख्वाहिश पूरी हो, एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट, और उसको पे करने के लिए हम एबिलिटी भी रखते हो, हमारे पास वो सलाहियत भी मौजूद हो, वो सकत और ताकत भी मौजूद हो, तो फिर उसको हम उस डिजायर को डिमांड कह सकते हैं। इफ वी हैव अ डिजायर टू बाई अ सर्टेन कमोडिटी, से अ कार, अगर हम कोई चीज खरीदने की ख्वाहिश करते हैं, सपोज करें, मैंने मिसाल दी है कि कार खरीदना चाहते हैं, बट वी डू नॉट हैव द एडिकेट मनी, लेकिन मुनासिब उसकी खरीदारी के लिए हमारे पास रकम नहीं है, ज़र नहीं है। इट इज ओनली डिजायर, ये सिर्फ डिजायर है, बट नॉट डिमांड, लेकिन डिमांड नहीं। डिमांड इज एन अफेक्टिव डिजायर। डिमांड से मुराद अफेक्टिव डिजायर है। अफेक्टिव डिजायर हम उस को कहते हैं जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास वसाइल मौजूद हो और हमारा उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इरादा हो, यानी वी आर विलिंग टू फुलफिल दैट डिजायर। इंटेंशन हमारा है, इरादा है उसको पूरा करने।
which is backed by willingness and ability to fulfill it. प्रोफेसर हिब्डन ने डिमांड की तारीफ कुछ यूं की है, डिमांड मीन्स वेरियस गुड्स, डिमांड से मुराद मुख्तलिफ अशिया है, दैट वुड बी परचेज पर पीरियड ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस इन ए गिवन मार्केट, कि मुख्तलिफ अशिया जो एक मार्केट के अंदर मुख्तलिफ प्राइसेस पे एक खास पीरियड में खरीदी जाएंगी, उन अशिया को हम डिमांड का नाम देते हैं। तो बच्चों ये डिमांड का कंसेप्ट जो है आपके ज़हन में आ गया कि इकोनॉमिक्स की रूह से जिस वक्त भी हम डिमांड को डिफाइन करेंगे तो डिमांड से मुराद हार्ड डिज़ायर नहीं है बल्कि अफेक्टिव डिज़ायर है, और अफेक्टिव डिज़ायर वो होती है जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास सोर्सेज मौजूद हों और जिसको पूरा करने के लिए हमारा इरादा हो। वी आर विलिंग टू फुलफिल that desire and we have the ability to pay for that commodity, और उस commodity या उस desire को fulfill करने के लिए हम जो है वसाइल रखते हैं। Now we come to the next law of demand। अब हम law of demand की तरफ आते हैं कि law of demand किसे कहते हैं। It is generally observed that when prices of the commodities fall, people purchase more commodity, and when prices rise, they purchase less commodity। यह हमारा आम रुझान है, आम रोजमर्रा का मुशाहदा है कि जब कीमतें अशिया की गिरती हैं, लोग जो है उन अशिया को ज्यादा खरीदते हैं, और जब कीमतें बढ़ती हैं अशिया की तो उन अशिया को लोग कम खरीदते हैं। There is thus inverse relationship between the price of the product and quantity demanded। इस तरह जो क्वांटिटी डिमांडेड है यानी मिकदार तलब है अशिया की, जो तलब की जा रही है, और जो अशिया की कीमत है, उन दोनों के दरमियान एक इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी उलट, जैसे एक का रुख मशरक की तरफ, एक का रुख मगरब की तरफ, या एक का शमाल की तरफ, एक का जनूब की तरफ, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप, मुखालिफ रिलेशनशिप मौजूद है। The economists have named this inverse relationship between demand and price as the law of demand। और इकोनॉमिस्ट जो है, माहिर मुआशियात जो है, इस इनवर्स रिलेशनशिप को, उलट रिलेशनशिप को, उलट ताल्लुक को, डिमांड जो डिमांड और प्राइस के दरमियान पैदा होता है उसको लॉ ऑफ डिमांड का नाम देते हैं, यानी कानून तलब कहते हैं। Definition of the law of demand। According to Professor Samuelson, the law of demand states that people will buy more at lower prices and buy less at higher prices, other things remaining the same। कहता है कि डिमांड बयान, लॉ ऑफ डिमांड बयान करता है कि लोग कम कीमतों पर ज्यादा खरीदारी करते हैं और ज्यादा कीमतों पे कम खरीदारी करते हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशन लगाई जा रही है, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अगर दीगर हालात बदस्तूर कायम रहे, यानी कीमत के अलावा बाकी जो हालात हैं उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, तो फिर ऐसा होगा। वो अदर हालात कौन से हैं? वो अदर हालात ये हैं कि जिस चीज की आप क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस ले रहे हैं, उसके अलावा दीगर जो अशिया हैं और भी हो सकती हैं, मुतबादल अशिया हो सकती हैं, उनकी कीमतों में किसी किस्म की रद्द-बदल ना हो। इसके अलावा जो है मौसमी हालात चेंज ना हो, टेक्नोलॉजी का कोई फैक्टर ना आए, और जो चीजें आप, जो पैसे हैं आपके पास आमदनी वाले, यानी जितने पैसे आपके पास अब मौजूद हैं वो पैसे भी उतने ही रहने चाहिए, उसके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं, इनकम जिसको आप कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में फिर ये कीमत के साथ
डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप कायम होगा। ये अदर थिंग जो आपको है, इनको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन या कंडीशंस। और ये इनको हम पहले फिक्स कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं, तो फिर ये ट्रेंड जो है, जो बयान किया जा रहा है, ये मौजूद रहेगा मार्केट के अंदर। दूसरी डेफिनेशन है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद एवरी फॉल इन द प्राइस एंड डिक्रीजेस विद एवरी राइज इन द प्राइस। दीगर हालात बदस्तूर कायम रहते हुए, यानी उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। मिकदार तलब बढ़ती है कीमत में कमी के साथ, और मिकदार तलब कम होती है कीमत में इजाफा के साथ। इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट पीपल बाय मोर कमोडिटीज व्हेन प्राइस falls and buy less of these commodity when price rise if other thing remaining the same। अगर दीगर हालात कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं, कोई चेंज उनमें नहीं होती, तो फिर लोग जो हैं ज्यादा अशिया खरीदते हैं जब कीमत गिरती है, और जब कीमत बढ़ती है तो कम अशिया खरीदते हैं। लेकिन शर्त वही है कि दीगर हालात बदस्तूर कायम रहे। Explanation: it is clear that with the fall in price, demand increases, but it is not necessary that demand will increase with the same ratio। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है कि जब कीमत गिरती है तो डिमांड जो है वो बढ़ती है, और जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड जो है कम हो जाती। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिमांड और कीमत के दरमियान जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो सेम हो, यानी एक ही रेशो से हो। जितनी कीमत गिरी है उतनी ही डिमांड बढ़े, या जितनी कीमत बढ़ी है उतनी ही डिमांड कम हो, ऐसा नहीं है। ये जो निस्बती रिलेशनशिप है ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है उस शरह से। मिसाल के तौर पे अगर कीमत 25% गिरती है तो डिमांड 50% बढ़ सकती है, और डिमांड जो है 10% बढ़ सकती है। लेकिन बढ़ने का रुझान पाया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सेम 25% ही कीमत गिरने से 25% ही डिमांड में इजाफा हो। मैथमेटिकली इक्वेशन के जरिए इसकी एक्सप्लेनेशन, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंपली इन मैथमेटिकल लैंग्वेज एज एन। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह इसको जो है वो जाहिर कर सकते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस पीएस से मुराद प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, मुतबादल अशिया जो उसके मद्दे मुकाबले इस्तेमाल, उसकी जगह पे अल्टरनेटिव चीजें जो है। मिसाल के तौर पे आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव गैस है, गैस भी इस्तेमाल हो सकती है उसकी जगह पे, उसको कहते हैं प्राइस सब्स्टिट्यूटेड। वाई से मुराद इनकम, इनकम सार्फ की। पीसी प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स से मुराद जो इकट्ठी चीजें इस्तेमाल होती। मिसाल के तौर पे गाड़ी और तेल, इनको दोनों को आप इस्तेमाल, गाड़ी आपके पास है, तेल नहीं है, गैस नहीं है, तो आप गाड़ी को नहीं चला सकते। इनका दोनों का मिलाप जो है, दोनों का इकट्ठे इस्तेमाल होना जो है वो आपकी जरूरत या आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, वरना नहीं। पेन और स्याही, स्याही और पेन को आप इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं। पेन आपके पास है, आप लिख नहीं सकेंगे जब तक उसके अंदर स्याही नहीं। स्याही आपके पास है, पेन नहीं है, तो फिर भी नहीं लिख सकते। तो ऐसी अशिया को हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो उनकी कीमत जो है यहाँ पे कही जा रही है प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। एन से मुराद नंबर ऑफ सेलर, एन से मुराद नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, नंबर ऑफ बायर सॉरी, और टी से मुराद टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट, शौक, ज़ौक। जी, तो यहां पे ये देखें ऊपर बार नजर आ रहा है, ये बार सबके ऊपर है, ये बार जो है इसके ऊपर है,
सब के ऊपर है। ये बार सिवाय पी के, ये पी के ऊपर नहीं है, पी एस वाई पी सी एन और टी सब के ऊपर ये बार है। इस बार का मतलब है कि इनमें किसी किस्म की, इन चीजों में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। बार का मतलब ये होता है। और ये जो है इसमें तब्दीली आएगी प्राइस में। तो इसको हम जब इनको हटा के पढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फंक्शन ऑफ पी यानी प्राइस, क्योंकि इनको तो हमने कांस्टेंट रख लिया है ना, तो इनमें तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसके लिए हमने शर्त लगा दी, कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत दे दी गई है। क्वांटिटी डिमांडेड, QD से मुराद क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। F फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल दो होते हैं, दो किस्म के वेरिएबल होते हैं। एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो अपने अंदर खुद तब्दीली लाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो खुद ब खुद तब्दील नहीं होता बल्कि दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। दूसरों में तब्दीली आती है तो आप उसमें तब्दीली आती है। जैसे आपको इसकी मिसाल मैं थोड़ी सी देता हूं कि कार की कीमत जो है वो डाउन होती है, तो कार के अंदर जो है तेल इस्तेमाल होना होता है, तो उसकी कीमत पे भी असर पड़ेगा। अगर कारें ज्यादा खरीदी जा रही हैं तो तेल की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर कार कम खरीदी जा रही है, कम यूज में है, तो तेल की खपत भी जो है उतनी ही कम होगी, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप है यूज करने के लिए। तो तेल का इन्हिसार जो है वो कार के ऊपर, कार इंडिपेंडेंट है और तेल जो है उसके अंदर इस्तेमाल वो डिपेंडेंट है। जैसे आप एक स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहा है तो दूसरा भी उसको देखने से शुरू कर देता है, तो ये दूसरा उसको देख के कर रहा है वो डिपेंडेंट है, और जिसने खुद पढ़ना शुरू किया है, स्टडी करना शुरू किया, वो इंडिपेंडेंट। तो वेरिएबल जो है वो दो किस्म के होते हैं। वेरिएबल से मुराद ऐसे मुतगय्यरात, ऐसी मिकदारें हैं जो काबिल मय्यर होती हैं, जिनकी पैमाइश की जा सकती है, तो उनको हम, और जिनमें कोई तब्दीली लाई जा सकती, ऐसी काबिल पैमाइश मिकदारें जिनमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और ये वेरिएबल जो है वो दो किस्म के होते हैं बच्चों, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अपने अंदर खुद तब्दीली लाता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरों के ऊपर इन्हिसार करता है। अगर दूसरे उसको सपोर्ट करते हैं तो फिर उसमें तब्दीली आती है, वरना नहीं आती। चले, फंक्शन का मतलब चेंज है। फंक्शन का मतलब चेंज। प्राइस ऑफ कमोडिटी, पी से मुराद, वाई से मुराद इनकम, पी एस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कमोडिटी, मुतबादल अशिया की। प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। नंबर, एन से मुराद नंबर ऑफ बायर्स है, टी से मुराद टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट रखी गई। जब इनमें कोई तब्दीली नहीं आनी तो फिर हमारे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी क्वांटिटी डिमांडेड इज ए फंक्शन ऑफ पी, ये बन जाएगी। द बार ऑन पी एस वाई पी सी एन एंड टी मीन्स, इस बार का मतलब है जो इनके ऊपर गिराया गया है कि दे आर कांस्टेंट, कि ये कांस्टेंट है, इनमें तब्दीली नहीं आनी। द डिमांड फंक्शन कैन आल्सो बी सिंबलाइज्ड एज अंडर। डिमांड फंक्शन को हम इस तरह सिंबलाइज कर देंगे, क्योंकि ये तो हट जाएंगे, ये कट जाएंगे और इनमें कोई तब्दीली नहीं आनी। तो डिमांड क्या है? इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस, अब इसमें देखें दो वेरिएबल हैं, एक क्वांटिटी डिमांडेड है और एक प्राइस है। इसमें कौन सा वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट है? इसमें प्राइस इंडिपेंडेंट। प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है, प्राइस में तब्दीली आती है तो फिर डिमांड उसकी वजह से तब्दील हो रही है। तो इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मुनस्सर है, इन्हिसार कर रही है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर। तो प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। We can explain this law with the help of
we can explain the law with the help of following schedule। ये नहीं था, यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया है। फॉलोइंग शेड्यूल, ये शेड्यूल जो है ये एक टेबल होता है जिसमें हम मुतग़य्यरात को ज़ाहिर करते हैं। तो हमने एक कॉलम में ये प्राइस पर केजी 10, 8, 6, 4 को ज़ाहिर कर दिया, और यहाँ पे दूसरे कॉलम में डिमांड को, ये देखें प्राइस जैसे जैसे गिर रही है तो वैसे वैसे डिमांड जो है वो शो की। ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं, फर्जी वैल्यू जिसको आप कहते हैं, फर्जी वैल्यू ली गई हैं इस कानून को जरा एक्सप्लेन करने के लिए, वजाहत करने के लिए ये ली गई हैं। ये कोई हतमी नहीं है। आप यहाँ पे 20 रख के यहाँ 16 और यहाँ 14 और यहाँ 12 और यहाँ 10 रख सकते थे, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज करते वक्त बच्चों ये ज़हन में रखना है कि ट्रेंड वही होना चाहिए कि यहाँ कीमत गिर रही है तो यहाँ पे अजाफा होते जाना चाहिए। अजाफा कितना होना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 5-5 का ही होना है, 6-6 का होना है, 10-10 का होना है, ये जरूरी नहीं है। आप इसमें से 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 40, 50 कर सकते हैं। ये अजाफा आप अपनी मर्जी से हाइपोथेटिकल वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ जैसे कीमत गिर रही है वैसे प्राइस, सॉरी कीमत गिर रही है वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। तो ये ट्रेंड जो है कानूनी तलब में ज़ाहिर होता है। एक्सप्लेनेशन, इसी टेबल की एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू द अबव शेड्यूल it is clear that when price of wheat is 10 and demand is also 10 kg, but when price decreases to 8, its demand increases to 15 kg, and when price decreases to 2, जब ये 2 हो जाती है प्राइस तो then its demand increases up to 30 kg। तो ये 30 kg तक, ये देखें आप इधर से यहाँ तक 30 kg तक पहुंच जाती है। We can explain this with the help of a diagram। अब हम इसकी वजाहत डायग्राम के साथ करते हैं। डायग्राम देखें, डायग्राम बनाते वक्त इकोनॉमिक्स के आपने 2 खत खींचने होते हैं। सबसे पहले ये बात ज़हन में रख लें, एक को खत को हम कहते हैं वर्टिकल खत, ये जो ऊपर जा रहा है, यहां से ये स्टार्ट हुआ, ये ऊपर, ये है वर्टिकल खत, और इसके इसी ओरिजिन से हम एक खत खींचेंगे यहाँ पे। ये खत कहलाता है हॉरिजेंटल। ये खत क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल। और इसका नाम हमने रख दिया OX, और इसका नाम क्या रख दिया? OY। ये इस खत का नाम, वर्टिकल खत का नाम OY, और इस खत का नाम OX। ये 2 खत जब आपने खींच लिए तो इसके बाद आपको डायग्राम बनाना सिखाते हैं कि डिमांड का डायग्राम कैसे बनेगा। और ये किसकी मदद से बनना है? ये आपके पास जो टेबल है, जो फिगर है, इसकी मदद से इसको बनाया जाएगा। और ये बनाना सीखें आप, जरा गौर से आप इस टेबल की तरफ भी तवज्जो दें। ये मेरे पास 10 प्राइस है और मेरे पास 10 kg क्वांटिटी डिमांडेड है। तो मेरे पास 2, चूंकि वर्टिकल लाइन भी है, हॉरिजेंटल लाइन भी है, एक साइड पे मैं एक चीज को ज़ाहिर कर देता हूँ, दूसरी साइड पे मैं दूसरी चीज को ज़ाहिर कर। तो मैंने वर्टिकल लाइन पर प्राइस ऑफ वीट, क्योंकि वीट मैंने चीज ली थी, प्राइस ऑफ वीट को मैंने एक साइड पे ले लिया है, और दूसरी साइड पे मैं ये वाला टेबल इसको ले लेता हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड को ले लेता हूँ। तो ये मैंने क्वांटिटी डिमांडेड, इस लाइन पर मैंने क्वांटिटी डिमांडेड को ज़ाहिर कर दिया, और इस लाइन पे मैंने प्राइस ऑफ वीट को ज़ाहिर कर दिया। अब प्राइस की मैक्सिमम जो लिमिट क्या है? 10 है। तो मैंने वक्फे बना दिए, कितने? 2 के, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही मैंने इधर रखे हुए। लेकिन ये जो है, अगर आपके पास ये ज्यादा तादाद हो जाए तो आप इस वक्फे को कम भी कर सकते हैं, इनको कम बेश कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दूसरी साइड पे मेरे पास मैक्सिमम जो है लिमिट जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड की है 10 से लेकर 30। तो मैं 30 के वक्फे मार्जिन बना देता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये इधर मैंने शो कर दिया। अब मेरे पास सबसे पहले 10 और इधर भी 10 है, तो मैं
ये देखें आप, यहाँ पे ये प्राइस 10 है, तो 10 से मैं एक हॉरिजेंटल लाइन लगाऊंगा 10 से, और इधर से भी 10 से, क्योंकि 10 क्वांटिटी है, 10 ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। प्राइस से भी मैं लाइन हॉरिजेंटल लगाऊंगा और क्वांटिटी डिमांडर से मैं वर्टिकल लाइन लगाऊंगा। और जिस जगह पे ये दोनों खतूत एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे मैं एक नुक्ता ले लेता हूं। ये नुक्ता मैंने ले लिया। इस नुक्ते का आप नाम लिख सकते हैं, नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लिख सकते हैं ए नुक्ता, ए जो है पॉइंट, आप समझ लें। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो ग्रुप बन रहा है वो है 8 और 15 का। तो मैं यहां से 8 से इधर लाइन लगाता हूं और इधर 15 से इधर लाइन लगा देता हूं। तो यहां पे फिर एक नुक्ता हासिल हो गया मेरे पास। चले नेक्स्ट है 6 और 20 का ग्रुप बन रहा है। तो मैं 6 से, प्राइस 6 है मेरे पास, 6 से हॉरिजेंटल लाइन लगाई और 20 से मैंने एक वर्टिकल लाइन लगाई। जिस जगह पे ये दोनों लाइनें क्रॉस कर रही वहां पे मैंने नुक्ता ले लिया। ठीक है। इसके बाद फिर मेरे पास ग्रुप है 4 और 25 का। तो मैंने 4 प्राइस वाली साइड से 4 से ये लाइन लगाई और इधर से 25 से मैंने ये लाइन लगा दी। दोनों ने लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, कता किया है इस नुक्ते पे जिस जगह पे मेरा कर्सर है। इसी तरह फिर मैंने दूसरा आखिरी ग्रुप है 2 और 30 का। तो 2 प्राइस है, 2 से मैंने ये लाइन लगाई हॉरिजेंटल और यहां से वर्टिकल लाइन लगाई, नुक्ता ले लिया। अब जब ये नुकात ले लिए तो यहां से मैं इन नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींच दूंगा। इन नुकात को मिला दिया, ये नुकात मिल रहे हैं, तो ये नुकात जब मिलेंगे तो ये एक खत मेरे पास हासिल हो जाएगा और ये इसका नाम मैंने लिखा है DD1। ठीक है, ये डिमांड कर्व कहलाएगा। ये हमारे पास डिमांड कर्व बन गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह, ये बच्चों आपने डिमांड कर्व जो है बना लेना। एक्सप्लेनेशन, along with OX axis demand of wheat is taken and along OY axis price of wheat is taken। इस साइड पे हमने OY के साथ प्राइस को ले लिया है, इसके साथ डिमांड को ले लिया है, is taken। DD यहाँ पे फुल स्टॉप है यहाँ पे, और DD जो है ये हमारे पास एक डिमांड कर्व आ गया। DD इज ए डिमांड कर्व विच इज स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, showing that with the change in price demand also change but in opposite direction। ये जो है मेरे पास एक डिमांड कर्व आ गया और ये जो है लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और ये ज़ाहिर कर रहा है कि जैसे जैसे कीमत ये गिर रही है, ये देखें नीचे आ रही है, तो ये क्वांटिटी जो है ये 10 से आगे आगे उसी तरह बढ़ रही है और 30 तक पहुंच जाती है। तो इस तरह इसकी वजाहत होगी कि जैसे कीमत गिरती है, जो प्राइस है गिरती है, डिमांड आगे आगे बढ़ती जा रही है। जब इसको हम उल्ट लेंगे, यानी यहां से प्राइस बढ़ती जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडर जो है नीचे इधर की तरफ पीछे वापस आती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये इसकी वजाहत होगी बच्चों। अब आते हैं इसके अजम्पशन की तरफ कि ये जो लॉ है इसके कुछ मफरूजात हैं, ये इसकी कुछ शराइत हैं, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशन के तहत ये दुरुस्त नताइज देता है। और अगर उन शराइत को पूरा नहीं किया जाता तो फिर जो ट्रेंड हम ये जाहिर कर रहे हैं ये पैदा नहीं होगा। Assumption of the law of demand. The law of demand prove under some specific condition। कानून तलब कुछ मखसूस हालात या शराइत के तहत दुरुस्त साबित होता है। These specific circumstances are called the assumption of this law। ये खास या मखसूस हालात इस कानून के मफरूजात कहलाते हैं। These are the following। नंबर 1, नो चेंज इन इनकम। पहली बात जो की जा रही है इस लॉ के दुरुस्त होने के लिए, जो इस लॉ के अंदर ये बात बताई जा रही, कीमत बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांडर जो है कम हो जाती है, कीमत कम होती है, क्वांटिटी डिमांडर बढ़ जाती है। तो ये चीज या ये जो है रिजल्ट उस वक्त आएगा जब ये चीजें जिनकी हम बात कर रहे हैं इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। पहले नंबर पे शर्त लगाई जा रही है कि सारिफ की आमदनी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके पास अगर चीजें खरीदने के लिए जिसकी वो डिमांड कर रहा है
वो चीज खरीदने के लिए अगर 100 रुपया था तो वो 100 रुपया ही रहना चाहिए। अगर वो 200 हो गया, 500 हो गया, तो फिर तो ऐसा नहीं होगा। It is assumed that there should be no change in the income of people, because if income of the people increases, then demand will not fall even if price rises. तो अगर इनकम चेंज हो जाती है तो फिर तो सार्फ ज्यादा चीजें, कीमत बढ़ने से भी ज्यादा चीजें खरीदेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो कीमत बढ़ने से कम चीजें खरीदे। मिसाल के तौर पे आप जो है बाजार में सेब खरीद रहे थे और आप 1 किलो सेब खरीदते हैं, आपके पास 500 रुपया था, आप 500 रुपया, आपके पास मखसूस रकम है, लेकिन एक से आपको किसी जगह से आपकी इनकम आ गई, आपने कोई काम किया है, आपके पास पैसे बढ़ गए, आपकी इनकम में इजाफा हो गया और आपके पास 1500 या 2000 पैसे आ गए, तो अब जो है कीमत उसकी जो है, पहले 100 रुपया सेब की कीमत थी, अब वो 200 रुपया होगी। फिर भी आप 200 में भी ज्यादा खरीदेंगे, यानी कम नहीं करेंगे। तो इससे साबित हुआ कि फॉर द एक्यूरेसी ऑफ दिस लॉ इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम, कि इस लॉ की एक्यूरेसी के लिए, दुरुस्तगी के लिए जरूरी है कि सार्फ की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए। नो चेंज इन फैशन, नेक्स्ट है नो चेंज इन फैशन, फैशन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आनी। For the accuracy of this law, it is also assumed that there should be no change in fashion. If fashion of any commodity change, then its demand and price both fall, which is against the statement of law. कि अगर फैशन चेंज हो जाता है, फैशन किसी चीज का नहीं रहता, तो कीमत गिर भी जाए तो लोग नहीं खरीदते। आपने देखा कि गर्मियों में सेल लगती है बारीक कपड़ों की, तो सेल में ये होता है कि जो एक सूट 2000 वाला है वो 1500 का भी आपको दे रहे होते हैं, लेकिन डिमांड उतनी नहीं होती। क्यों? फैशन चेंज हो गया या मौसम चेंज हो गया। इसी तरह फैशन के मुतालिक है कि एक चीज थी, एक मार्केट में कपड़ा था कि वो कपड़ा जो है फैशन बना हुआ था, उसको जो है ना ब्लैक कलर लोग सारे खरीद रहे थे। अब ब्लैक कलर को पहनता है तो वो सारे अकवर्ड उस नजरों से देखते हैं कि ये अजीब है, ये इस में जो है ब्लैक कपड़ा पहने हुए, तो फैशन उसका चेंज हो गया। ऐसी सूरत में कीमत गिर भी जाएगी तो फिर डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो ये दूसरी कंडीशन लगाई जा रही है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द फैशन ऑफ द कमोडिटी। नो चेंज इन वेदर, वेदर चेंज नहीं होना चाहिए, मौसम वही रहना चाहिए, क्योंकि मौसम के लिहाज से भी देयर शुड बी नो चेंज इन वेदर, बिकॉज व्हेन वेदर चेंज प्राइसेस ऑफ सम कमोडिटी फॉल बट देयर डिमांड डू नॉट राइज। मैं पहले मिसाल जो दे चुका हूँ कि बारीक कपड़ों की, जब वेदर चेंज हो जाता है तो डिमांड जो है वो नहीं बढ़ती, खा कीमतें गिर भी जाए। तो इन दिस वे दिस लॉ डज नॉट ऑपरेट, तो इस सूरत में भी ये लॉ ऑपरेट नहीं करता। फॉर द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी नो चेंज इन वेदर। इसके ऑपरेशन के लिए, इस लॉ की दुरुस्तगी के लिए ये कंडीशन लगाई गई है कि वेदर चेंज नहीं होना चाहिए, मौसम वही रहे, हालात वही रहे। इसके बाद है नंबर 4 पे नो चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जितने लोग पहले किसी चीज को खरीद रहे थे वही खरीदार होने चाहिए। अगर खरीदार बढ़ गए हैं तो फिर डिमांड बढ़ेगी, कीमत बढ़ भी जाए, और अगर खरीदार कम हो गए हैं तो फिर डिमांड नहीं बढ़ सकेगी, कीमत जो है गिर भी जाए। पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, व्हेन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इंक्रीजेज देन डिमांड फॉर कमोडिटी आल्सो इंक्रीज, इवन द प्राइस इंक्रीज। प्राइस बढ़ती भी है तो फिर भी लोग ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन, लोगों की तादाद में इजाफा हो गया। इसके बाद है नंबर 5 नो चेंज इन टेस्ट, टेस्ट नहीं बदलना चाहिए, लोगों का जो ज़ौक है, शौक है, वो नहीं। देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट ऑफ द पीपल, पीपल लाइक सर्टेन कमोडिटी दे विल परचेज दिस इंस्टेड ऑफ इट्स प्राइस इज हाई। अगर लोग जो है ये समझते हैं कि उन का शौक बन गया उस चीज को खरीदने का, एक बच्चा जो है वो एप्पल का जूस जो है वो पसंद करता है, उसकी कीमत जितनी भी बढ़ती जाए वो उसको खरीदेगा, क्योंकि उसका टेस्ट बन गया वो उसको। कुछ लोग जो है वो छोटा गोश्त पसंद करते हैं, उनका टेस्ट है वो, उन्होंने वही खरीदना, खा महंगा हो जाए। इसी तरह कुछ बच्चे हैं वो मुर्गे का गोश्त जो पसंद करते हैं, खा उनको बकरा
छोटा गोश्त जो है वो दिया जाए, मटन भी दिया जाए, तो वो नहीं पसंद करते क्योंकि उनका टेस्ट नहीं है, इसलिए वो जो है इसको चिकन को ही ज्यादा पसंद करेंगे। तो चिकन का रेट जितना भी बढ़ जाए वो उसको खरीदेंगे। तो इस तरह फिर ये ला दुरुस्त साबित नहीं होगा। What the accuracy of this law? It is assumed that there should be no change in taste. इसके बाद है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स क्या आता है? मुतबादल अशिया, उनकी कीमतों में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब मुतबादल अशिया की कीमतें गिर जाती हैं तो लोग पहली ही प्राइस पे उस मुतबादल चीज की तरफ रुजू करते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं और पहली चीज की डिमांड जो है वो उसी कीमत पे गिर जाती है। मैं मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। If price of particular commodity does not change but price of substitute change, then price will not purchase that, then people will not purchase that particular thing at that price because substitutes are available in the bazaar at low price. In this case this law will not operate. मिसाल के तौर पे तेल महंगा है, तेल की कीमत 100 रुपए है, तो इसके मुतबादल गैस है, गैस जो है वो 80 रुपए थी, अब वो 70 रुपए या 60 रुपए हो रही है। तो 60 रुपए पे मिल रही है तो एवरेज भी उसकी ज्यादा है, तो लोग जो है अपनी गाड़ियों में गैस डलवाना शुरू कर देंगे। तेल की कीमत नहीं गिरी, हालांकि ये ला तो कहता है कि जब कीमत गिरती है तो फिर चेंज आती है क्वांटिटी डिमांडेड में। तो कीमत नहीं गिरी लेकिन उसकी डिमांड जो है वो गिर जाएगी। कीमत नहीं गिरी, कीमत वही 100 रुपए है तेल की, लेकिन डिमांड गिर जाएगी। तो ऐसी सूरत में ये ला दुरुस्त साबित नहीं होगा। सो इट इज आल्सो अज्यूम्ड दैट देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड गुड्स। इसके बाद 7 नंबर पे है डिस्कवरी ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट। कोई नया सब्स्टिट्यूट जो है जो ज्यादा ड्यूरेबल है पहले वाली चीज से, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो लोग जो है उसको खरीदना शुरू कर देंगे और पहली चीज को बंद कर देंगे। It is assumed that there is no discovery of any substitute in the market because the demand of original commodity decreases due to discovery of substitute. Substitute की डिस्कवरी से भी लोग जो है असल जो चीज है उसकी तरफ फिर नहीं जाएंगे। वो अच्छा सब्स्टिट्यूट आपके पास डिस्कवर हो गया है तो उसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जो मुस्तकबिल की तवक्कुआत हैं उनमें चेंज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से प्राइस अप एंड डाउन होती है। पीपल एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ पार्टिकुलर कमोडिटी विल राइज इन फ्यूचर। अगर लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि चीनी की कीमत जो है वो 100 रुपए है तो नेक्स्ट महीने में वो 125 हो जाएगी, तो फिर लोग जो है उस रेट पे 100 रुपए पे ही उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। हालांकि ये ला तो कहता है कि डिमांड उस वक्त बढ़ेगी जब उसकी कीमत गिरेगी, तो कीमत तो नहीं गिरी, लेकिन क्या है इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर है, फ्यूचर में बढ़ने का अंदेशा है। उस खतरे से नबर्द आजमा होने के लिए लोग जो है वो पहले ही अपना स्टॉक कर लेंगे और इस तरह फिर ये ला दुरुस्त साबित नहीं होता। देन द डिमांड ऑफ वेरियस कमोडिटी विल इंक्रीज एट ओल्ड प्राइस एंड दिस लॉ विल नॉट ऑपरेट। और आखिरी पॉइंट बच्चों है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम। ये मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, सियासी इस्तेहकाम क्या होता है? सियासी इस्तेहकाम से मुराद इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, उनका अपनी टनोर को पूरा करने को हम कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जैसे ये इमरान की हुकूमत आई है, इसके नुमाइंदे हैं, ये 5 साल अपनी हुकूमत पूरी करके जाते हैं, तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर ये इनकी हुकूमत गिर जाती है, 3 साल तो हो गए हैं, अगर नेक्स्ट साल में 3 साल या 3.5 साल में, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अफेक्ट क्या होता है कानूनी तलब पे, ये आप देखिए। इफ देयर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री देन दिस लॉ विल ऑपरेट, तो फिर ये लॉ ऑपरेट होगा। इफ देयर इज नॉट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देन पीपल विल परचेज और लेस और सेल देयर गुड्स इग्नोरिंग द फॉल और राइज इन प्राइस। तो फिर प्राइस के गिरने और इसके बढ़ने को इग्नोर करते हुए लोग जो है अपनी चीजों को खरीदते हैं और फरोख्त करते हैं। क्यों?
ऐसा क्यों होता है? जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो हर वक्त जो है लोगों को ये खदशा रहता है कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं व्हाट इज गोइंग टू हैपनिंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसके लिए कोई भी एंटिसिपेशन नहीं होती। तो इस लिहाज से लोग जो है फिर ज्यादा चीजें भी खरीदते हैं उसी प्राइस पे, या बढ़ती हुई प्राइस पे भी ज्यादा चीजें खरीदते हैं, क्योंकि अंदाजा नहीं होता कि क्या होने वाला है। खदशात, डाउट्स ज्यादा जनरेट हो जाते हैं, इस लिहाज से फिर ये ला दुरुस्त साबित नहीं होता। तो ये तमाम अजम्पशन जो है बच्चों आपको डिस्कस करवा दिए गए हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आपने ये बताना है। तो नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। आज इसी को क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज।